हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ के 9वें वीडियो में आज आपका स्वागत है। इससे पहले हम बात कर रहे थे चार्टर एक्ट 1793 की। अब हम बात करेंगे उससे आगे की, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। आइए हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगातार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। यूपीएससी 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया था, 2020 में भी इससे क्वेश्चन आया था, 2018 में। आइए हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था 1813 के एक्ट के आने का। पहले तो कंपनी के जो लीज थी उसको एक्सटेंड करना था। दूसरा क्या था कि ब्रिटेन में फ्री ट्रेड की डिमांड बढ़ रही थी लगातार। उसका कारण था नेपोलियन द्वारा कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू ट्रेड को डिसरप्ट किया जाना और ब्रिटेन की ब्लॉकेट करना। और बैकग्राउंड क्या था इसका दूसरा, आइडियोलॉजिकल प्रेशर पड़ना क्रिश्चियन मिशनरीज से। वो अपने धर्म को फैलाना चाहती थी और इसलिए वो इंडिया में आना चाहती, जिसके लिए वो परमिशन चाह रही थी और कुछ सिक्योरिटी चाह रही थी। आइए हम प्रमुख प्रोविजंस के बारे में जानते हैं जो 1813 के 1813 के चार्टर एक्ट में था। कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर ट्रेड विथ इंडिया, वो ख़त्म कर दी गई। कंपनी का एक अधिकार इंडिया के साथ व्यापार का ख़त्म कर दिया गया, लेकिन चाय और ट्रेड विथ चाइना के साथ उनका एकाधिकार बनाए रखा गया। दूसरा प्रोविज़न क्या था, कंपनी की जो प्रिविलेजेस थी उसको रिन्यू किया गया 20 साल के लिए, या उनकी लीज को 20 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन क्राउन ने अपनी सोवरेंटी असर्ट की इंडियन टेरिटरीज के ऊपर। तीसरा प्रोविज़न क्या था, कंपनी को 1 लाख रुपए सालाना या एनुअली एजुकेशन के प्रमोशन के लिए खर्च करने थे इंडिया में। चौथा प्रोविज़न था क्योंकि खर्च इसलिए करने थे मेनली क्योंकि इंडियंस को पढ़ाया जा सके और वो एक सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पे ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो काम कर सकें। चौथा प्रोविज़न था मिशनरीज़ को अलाउड किया गया क्रिश्चियनिटी प्रीच करने के लिए इंडिया में आने के लिए, यहाँ काम करने के लिए। पांचवा क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था, कमर्शियल ट्रांजैक्शन और टेरिटोरियल रेवेन्यूज़ के अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इस एक्ट ने ब्रिटिश टेरिटरीज़ को डिफाइन किया और जो काउंसिल्स थी मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, उनको अपने रेगुलेशंस को सबमिट करने को कहा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये था एक्ट ऑफ 1813। आइए अब हम जानते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सेंट हेलेना एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू जो आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका बैकग्राउंड क्या था 1833 एक्ट का, कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन था, मिसमैनेजमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में। दूसरा बैकग्राउंड क्या था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे जिनको भी देखना था और उस चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज करना था। तीसरा क्या था, लिबरल मूवमेंट चल रही थी ब्रिटेन में, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स एक्ट आया 1832 में, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड की एक नए चार्टर एक्ट की जो 1833 में आया। इसके प्रमुख प्रोविजंस क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की लीज को एक्सटेंड किया गया अगले 20 साल के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो थी, जो चाय और ट्रेड विथ चाइना के ऊपर बची हुई थी, वो भी ख़त्म कर दी गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इसका दूसरा प्रोविज़न क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक कमर्शियल बॉडी की तरह काम करती थी वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई या एजेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन हो गई। और तीसरा था इसका कि मोनोपोली ख़त्म कर दी गई चाय और ट्रेड ऑफ चाइना के ऊपर भी। चौथा प्रोविज़न क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी को स्प्लिट किया गया इनटू प्रेसिडेंसीज ऑफ आगरा और फोर्ट विलियम में। ठीक है, पहले सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी थी जिसमें प्रेसिडेंसीज ऑफ आगरा भी आता था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके प्रेसिडेंसीज ऑफ आगरा और फोर्ट विलियम अलग अलग कर दिया गया। और 1833 में क्या हुआ, यूरोपियन इमिग्रेशन को अलाउड किया गया और यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने में उनको यहाँ रहने और सेटल होने की अनुमति मिली 1833 में यूरोपियंस को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ 1833 के एक्ट में, छठा प्रोविज़न था ये, जो इंडियंस से उनका गवर्नमेंट सर्विसेज में एडमिशन या उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में लेना
वो उसके बारे में कहा गया कि अब ये मेरिट के बेसिस पे होगा, ना कि बर्थ या कलर या रिलीजन या रेस के बेसिस पे होगा। जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा, ना कि किसी तरह के स्टीरियोटाइप के बेसिस पे। सातवां प्रोविज़न क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई। इसमें फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री पावर सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पहुंच गई। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनके समय 1833 का एक्ट आया था। जो काउंसिल थी उसको एक्सपेंड किया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे काउंसिल गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर की कर दी गई थी, उसको वापस से चौथा मेंबर उसमें इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरल के साथ। और ये एक नया लॉ मेंबर था। जो पहले लॉ मेंबर थे वो थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है। 9वां प्रोविज़न क्या था? इंडियन लॉज का कोडिफिकेशन किया गया और इनको रेगुलेशन की जगह उनको एक्ट कहा जाने लगा। ठीक है। जो भी एक्ट थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, जो भी रेगुलेशन थे उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता था, जिसकी वजह से उनको एक्ट कहा जाने लगा। 10वां प्रोविज़न क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल के किसी भी बनाए हुए लॉ को वेटो करने का अधिकार मिला। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को एक्सटेंड किया गया। और 11वां प्रोविज़न क्या था? जो गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया। और 12वां और आखिरी प्रोविज़न क्या था? और जब गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स को ख़त्म किया गया तो उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर में या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में। अब 12वां प्रोविज़न क्या था? पहला इंडिया लॉ कमीशन बना जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। तो ये हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें बैकग्राउंड क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बहुत ज़्यादा खर्चों की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे बोझ पड़ रहा था और डिसीजंस मेकिंग में डिले हो रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इंटरफेरेंस की वजह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ 1833 के बाद। सिंध के ऊपर एनेक्सेशन हुआ 1843 में और पंजाब में हुआ 1849 में। ठीक है, जिसकी वजह से भी एक नए एक्ट की ज़रूरत पड़ी। गवर्नर जनरल का ड्यूअल रोल था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। उसको भी उनको सेपरेट करना था। और इंडियंस की तरफ से लगातार डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात हो रही थी। इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत उनके बारे में जो भी कहा गया। तो आइए हम जानते हैं 1853 के प्रोविजंस के बारे में। इसमें फिर से वही बात हुई, ठीक है, कि रिन्यूअल किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का। हाँ, लेकिन इस बार 20 साल के लिए ना हो गया, इंडिफिनिट टाइम के लिए होगा कि कंपनी एज ए एजेंट ऑफ क्राउन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को होल्ड करेगी। ठीक है। फिर दूसरा प्रोविज़न क्या था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पावर को सेपरेट किया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया। तीसरा प्रोविज़न क्या था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई जिसमें 6 नए मेंबर इस्टेब्लिश किए गए और जिससे कि एक सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिसको बाद में इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया। इसमें 6 नए मेंबर्स बने। आगे चौथे प्रोविजंस पे आते हैं। जो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई सिविल सर्विसेज में, इंडियन सिविल सर्विसेज में। और 1854 में मैकाले कमेटी आई इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, 1853 के एक्ट में। तो अगला प्रोविज़न क्या था? लोकल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। जो 6 नए मेंबर थे इंडियन काउंसिल के, उसमें से 4 मेंबर्स मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रेसिडेंसी से नियुक्त किए गए। अगले प्रोविज़न पे हम देखते हैं 6वें पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नंबर को जो ईस्ट इंडिया कंपनी से थे उनको घटा के 24 से 18 कर दिया गया और जो 6 मेंबर थे उनको नॉमिनेट किया जाने लगा क्राउन के द्वारा। 7वें प्रोविज़न की तरफ हम देखते हैं। ठीक है, नई प्रेसिडेंसीज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे 1859 में पंजाब का हुआ, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाए गए। और 8वां प्रोविज़न क्या था? अगला प्रोविज़न क्या था? गवर्नर जनरल की अथॉरिटी को बढ़ाया गया। ठीक है, और वो अब नॉमिनेट कर सकते थे वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल के लिए। 9वां प्रोविज़न क्या था? इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो इंडिया होते थे वो एक ही होते थे, उनको अलग करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अलग एक बना दिया गया। 10वां प्रोविज़न क्या था? एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, सैलरी जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या सेक्रेटरीज की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
पे की जाएंगी, ये तय किया गया। अब अगले एक्ट की तरफ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो 1853 के बस 5 ही साल बाद आ गया। उसका प्रमुख कारण क्या था, इसके बैकग्राउंड में भी हम समझेंगे। प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति या रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, सावरकर के द्वारा, जो 1857 में हो गई। और आप जानते हैं कि 1853 के एक्ट में इंडेफिनिट टाइम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की लीज को बढ़ा दिया गया था, लेकिन रिवोल्ट की वजह से 5 साल बाद ये रिवीजन की ज़रूरत पड़ी। और रिवोल्ट की वजह से कंपनी की जो वीकनेसेस थी वो एक्सपोज हो गई ब्रिटिश क्राउन के सामने, जिसकी वजह से उनको एक्ट लाना पड़ा। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, और बाद में एक स्टैनली भी आए। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड में प्रमुख यही था कि 1857 की क्रांति हुई, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश क्राउन को लगा कि कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मैनेज कर पा रही है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंडियन टेरिटरीज का डायरेक्ट कंट्रोल खुद लेंगे अब। ठीक है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाने की वजह से इसको क्राउन रूल भी कहा गया 1858 के एक्ट को। इसके प्रमुख प्रोविजंस क्या थे, आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं। इसमें क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया 1858 में, जो 1 नवंबर को आया, जिसमें प्रॉमिस किया गया इंडियन प्रिंसेस के राइट्स को रेस्पेक्ट करने की, और रिलीजियस मैटर्स में किसी तरह का इंटरफेरेंस न करने की, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी लाए थे उसको अबॉलिश करने की। दूसरा प्रोविज़न क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ, और इस एक्ट ने ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट कंट्रोल दिया ओवर इंडियन टेरिटरीज़ के ऊपर, और उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक नया टाइटल दिया गया वायसराय का, जो पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगले चौथे प्रोविज़न के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। इसने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम का एक पद बनाया ब्रिटेन में, जो एक ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होते थे, और 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई उन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, जो एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे काम करती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो इंडिया से रिलेटेड सारे मैटर्स देखते थे और पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे। पांचवा प्रोविज़न क्या था फ्रेंड्स, डुअल गवर्नमेंट, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को उनको अबॉलिश किया गया। ठीक है, और छठवां क्या था प्रोविज़न, इंडियन सिविल सर्विसेज का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, ओपन टू सभी के लिए ओपन कर दिया गया, और भी कई उसमें छूटें दी गई। सातवां प्रोविज़न क्या था, 1858 के क्राउन रूल एक्ट का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एक्सपेंशन किया गया, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रोविंशियल लेवल भी किया गया। आठवां प्रोविज़न क्या था, एक कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस में से एक मिलिट्री रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, और इंडियन आर्मी को डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन के अंदर लाया गया, और कमांडर इन चीफ जो था उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल के। नौवां प्रोविज़न क्या था फ्रेंड्स, प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रख सकते थे, जो उस समय लगभग 500-550 के आसपास थे। तब तक उनकी इंडिपेंडेंस बनी रह सकती थी जब तक वो ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट करते हैं कि वो उनके ऊपर। 10वां प्रोविज़न क्या था फ्रेंड, इस एक्ट ने इंडिया को एक डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि इंडिया अब डायरेक्ट ब्रिटेन के कंट्रोल में आ चुका था। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का डिस्कशन, ये चार्टर एक्ट 1813 से लेके क्राउन रूल एक्ट 1858 तक के लिए। आगे हम और एक्ट्स पे बात करेंगे, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो गया, 92 हो गया, और 1909 और 1919 हो गया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हमें सजेशन दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में और हमारे मेल पे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे।